ओम शांति। ओम शांति फर्स्ट, बिकॉज जब से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ 12-15 साल पहले से, तब से आज तक मेरे लाइफ में सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही ज्यादा आ रहे हैं और मुझे चाहिए वो सब मैं अभी हासिल कर पा रही हूँ। इसलिए ओम शांति फर्स्ट। क्या आपको पता है मैं आज आपके साथ कौन सा नॉलेज शेयर करने वाली हूँ? इफ यस, जस्ट हैंड्स अप कर देना। ओके, मैं आज आपको ग्राफोलॉजी सिखाने वाली हूँ। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्राफोलॉजी बिफोर? क्या आपने कभी ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ सुना है इससे पहले? ओके, ग्राफोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडराइटिंग एनालिसिस। अभी आप बोल रहे होंगे ये ग्राफोलॉजी क्या है, ये हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, एग्जैक्टली ये मैम हमें सिखाने वाली क्या है? तो हैंडराइटिंग एनालिसिस मतलब आपके राइटिंग से, आप जो लिखते हो उससे आपका नेचर पता चलता है। आपके माइंड में इस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं इसका पता चलता है। आर यू कॉन्फिडेंट और आर यू शाय? आप में लीडरशिप क्वालिटी है? आपको बहुत बड़बड़ करना पसंद है? आर यू टॉकेटिव? और आपको कम बोलना पसंद है? आपको नेचर में जाना पसंद है? पार्टीज में जाना पसंद है? आपके आपके मॉम डैड के साथ, पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है? आपके आपके फ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन है? आपके आपके आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन है? आपकी लाइफ में आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है? ऐसी बहुत सी चीजें आपके हैंडराइटिंग से पता चलती है। और बस इतना ही नहीं, आपके मॉम डैड का नेचर कैसा है? डू दे हैव एनी हेल्थ इश्यूज? डू दे हैव एनी फिजिकल हेल्थ इश्यूज? क्या उनको बहुत स्ट्रेस है? क्या वो हमेशा टेंशन में रहते हैं? बस आपके मॉम डैड का ही नहीं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी कोई हेल्थ इश्यू रहेगा तो आपकी हैंडराइटिंग से ये सब पता चलता है ना? अमेजिंग ये सब चीजें। आपकी हैंडराइटिंग से आपकी मॉम डैड, दादा दादी, नाना नानी, इवन आपका करियर, आपकी पास्ट लाइफ, इतनी सब चीजें पता चलती है। आप सोचते होंगे हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे हैंडराइटिंग से इतना कैसे सब पता चल सकता है? बट इट्स ट्रू, because handwriting is nothing but the reflection of your mind. आप जो लिखते हो, आप जब राइटिंग करते हो पेपर पे, तो आपके दिमाग में एक थॉट आता है। वो थॉट आपके ब्रेन के अंदर निकल जाता है और वो ब्रेन आपको राइटिंग करने के लिए बोलता है।
So handwriting is also called as brain writing. मतलब बहुत सिंपल वे में हैंडराइटिंग आपके मन में क्या थिंकिंग है वो बताता है। जैसे हार्ट का हम लोग ईसीजी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? कि हार्ट हमारा बैलेंस है क्या, हार्ट में कोई इश्यू है क्या, हार्ट का स्टेटस क्या है, इसके लिए ईसीजी निकालते हैं। तो वैसे ही अपने माइंड के थॉट का ईसीजी इज नथिंग बट ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस। समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज हैंडराइटिंग एनालिसिस? ये बस आपके थॉट प्रोसेस है जो आप अपने पेपर पे उतारते हो, ठीक है? ओके। क्या इस वर्ल्ड में किसी की भी हैंडराइटिंग सेम नहीं होती? एक बार आदमी दिखने में सेम हो सकता है, बस इस पूरे वर्ल्ड में किसी की दो जनों की हैंडराइटिंग सेम नहीं होती। तो ऐसा क्यों? ट्विंस भी रहा तो भी उसकी हैंडराइटिंग सेम नहीं होती। जिस माँ से बच्चे जन्म लेते हैं उस माँ और बच्चों की भी हैंडराइटिंग सेम नहीं होती। व्हाई इज इट सो? क्योंकि हर एक की थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है और दैट थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट द हैंडराइटिंग। हो गए सबको क्लियर अभी तक? तो चलो हम लोग इस ग्राफोलॉजी की दुनिया में मूव ऑन करते हैं। सेल चेंज कर। अभी आप इस स्क्रीन पे देखना, मनीषा मैम, आप अभी है ना ये जो मतलब बच्चे लोग ये थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक अथॉरिटी है। आप वो सिक्योरिटी में जाके पार्टिसिपेंट में सिक्योरिटी में पार्टिसिपेंट को क्या अनोटेशन जो होता है ना वो डिसेबल कर दीजिए। ओके ओके मैम, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, फिर से और वो करने के बाद फिर से स्लाइड आप जो मतलब फिर से स्टार्ट कर लो। रिक्वेस्ट टू ऑल चिल्ड्रंस, अभी हमें सीखना है ना, अभी मैडम हमें क्या सिखाने वाली है, क्या दिखाने वाली है। आप ऐसे करोगे तो कैसे दिखेगा हमें स्क्रीन? ठीक है मैडम, आपने कर दिया? कर रही हूँ, 2 मिनट। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। आप वो करने के बाद फिर से आप इस स्लाइड चालू कर देना, ठीक है? या ओके, ओम शांति। सिक्योरिटी में जाएंगे। सस्पेंड करने के बाद एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। सस्पेंड करना है क्या? यस यस, ओके। ऑल एक्टिविटीज। हो गया होगा? नहीं नहीं, अभी भी नहीं।
मैम ओम शांति मनीषा मैम, ये पार्टिसिपेंट्स में ऑप्शन रहता है, पार्टिसिपेंट्स, देन सिक्योरिटी, एंड इन सिक्योरिटी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनोटेशन, वो अनोटेशन को डिसेबल कीजिए। ओम शांति। मनीषा बहन, आप प्लीज पीपीटी क्लोज करेंगे। पीपीटी क्लोज करने के बाद सिक्योरिटी में एक सेटिंग है स्टॉप एनोटेशन करके, उसे आपको क्लिक करना है तो उस टिक मार्क साइन आएगा तो वो स्क्रिबलिंग बंद हो जाएगा बच्चों का। किया आपने? अगर सिक्योरिटी में आपको नहीं मिला वो ऑप्शन तो 3 डॉट्स है राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे भी क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एनोटेशन का। नहीं हो रहा है तो उनको बोलो ठीक है। आपके बोल मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मनीषा बहन बोलिए। वहां से कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। नहीं कैसे होता है, जो पीपीटी शेयर करते हैं ना मैम, उनके पास ही वो अथॉरिटी रहती है टू स्टॉप द एनोटेशन। तो अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी है ना, नीचे बार सिक्योरिटी है, या 3 डॉट्स है, देखो 3 डॉट्स, 3 डॉट्स मिला आपको आपके स्क्रीन के वहाँ नीचे। मनीषा मैम, राइट साइड में मोर का ऑप्शन होता है ना, पार्टिसिपेंट के एग्जैक्टली बाजू में राइट साइड में 3 डॉट्स से, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे वो ऑप्शन है। Okay. Shall we start? Yes, please. Okay. Now, kids, children, we will move on to some examples or some syllabus of graphology, means handwriting analysis. अभी आप स्क्रीन पे कुछ देख सकते हो? दिख रहा है आपको? मैम दिख रहा है आपको? यस। ओके। आगे गई। यहाँ पे
है बहुत अच्छी तरह से देखना और सुनना। स्मॉल हैंडराइटिंग के नीचे इंटरनेट कनेक्शन ना दिख रही है। आई एम मनीषा मुत्था, आई एम लॉयल एंड ऑल दैट। ये दोनों हैंडराइटिंग तो स्मॉल हैंडराइटिंग मनीषा मैम, स्मॉल है। मनीषा मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा। नेट कनेक्शन। Can you hear me? Yes, yes. Okay. Okay. स्क्रीन लेना। तो जिनकी हैंडराइटिंग जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो जिनकी हैंडराइटिंग स्मॉल होती है, they are very much focus. Their concentration is very good. They are intelligent person. वो जो भी उनका टारगेट रहेगा, जो भी उनका गोल रहेगा, उनके पूरे डिटेल्स में जाएंगे और पूरी हार्डवर्क करके वो अचीव करेंगे उस गोल को। जिनकी हैंडराइटिंग स्मॉल है, उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि दे आर फोकस, दे आर इंटेलिजेंट, देयर प्लानिंग इज गुड। मीन्स उनका थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स होगा, कुछ नया सोचे लो। They will always go in details of everything. Mostly highly educated people have this type of writing, small handwriting. But हम लोग जैसे बोलते हैं, every coin has two sides. तो जैसे कुछ पॉजिटिव बातें हैं, तो कुछ नेगेटिव बातें भी होती है। ये स्मॉल हैंडराइटिंग वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब उनको कम बोलना पसंद आता है, उनको अकेले रहना ज्यादा पसंद आता है। वो खुद को एज कंपेयर टू अदर्स लो फील करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्मॉल हैंडराइटिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सबको पता रहेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आज तक रिसर्च ऐसा हुआ है, मैक्सिमम साइंटिस्ट हैव स्मॉल हैंडराइटिंग। ओके, नाउ we will go to the large handwriting. जिनकी हैंडराइटिंग लार्ज होती है, they are talkative. These people are talkative. उनको लोगों में जाना पसंद आता है, ग्रुप में मिक्स होना पसंद आता है। They are social. उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है। उनको खाना पीना मजा करना बहुत पसंद आता है। तो जो मैक्सिमम मोटिवेशनल स्पीकर और एक्टर्स होते हैं, आज तक ऐसा पाया गया है कि उनकी हैंडराइटिंग लार्ज होती है या उनके सिग्नेचर लार्ज होते हैं।
तो ध्यान में आया स्मॉल हैंडराइटिंग और लार्ज हैंडराइटिंग का डिफरेंस? ठीक है, तो अभी चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ग्राफोलॉजी का। आप सबको दिख रहा है? WORD वर्ड स्पेसिंग। ये स्पेसिंग मतलब क्या? वर्ड स्पेसिंग मीन्स दो वर्ड के बीच में का गैप। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा आई एम, तो आई और एम के बीच में जो गैप है, या एम और मनीषा के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड वर्ड स्पेसिंग। दो वर्ड के बीच में का गैप इज स्पेसिंग। तो अभी हर एक दो वर्ड का स्पेसिंग दिया जाता है, तो उसका मतलब क्या है? तो चलो हम लोग दो उसके क्राइटेरिया लेते हैं। फर्स्ट वन इज नैरो वर्ड स्पेसिंग। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जस्ट अ मिनट, थोड़ा कनेक्शन का इशू। Can you hear me? Yes, yes, it's clear. Okay. Yes. Now हम लोग वर्ड स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे थे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक साइड में नैरो वर्ड स्पेसिंग लिखा है और एक साइड में वाइड वर्ड स्पेसिंग लिखा हुआ है। तो नैरो वर्ड स्पेसिंग के नीचे आप थोड़ा सा ध्यान देना। आपको दिख रहा होगा दो वर्ड के बीच में बहुत कम गैप है, इट्स वेरी मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है? तो जिनकी हैंडराइटिंग में दो वर्ड के बीच में स्मॉल गैप होता है, वेरी मिनिमम, तो उनको लोगों में रहना बहुत पसंद आता है। They like to live in crowd. They like to live in friends. उनको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। They never like to live alone or aloof. मोस्टली ऐसा देखा गया है, फैमिली बिग है और वो स्मॉल हाउस में रहते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द केसेस, बट ऐसा देखा है कि लोग ज्यादा है घर में और घर छोटा है, तो उस हैंडराइटिंग से पता चल जाता है कि नैरो वर्ड स्पेसिंग है। तो ध्यान में आ गया नैरो वर्ड स्पेसिंग मतलब? तो नैरो वर्ड स्पेसिंग मतलब दिस पर्सन लाइक टू लिव विथ पीपल। वाइस वर्सा, अभी आप वाइड वर्ड स्पेसिंग देखना, तो आपको अभी तुरंत ध्यान में आएगा वाइड वर्ड स्पेसिंग मीन्स दो वर्ड के बीच में का ज्यादा गैप। अगर आप दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा आई और एम में ज्यादा गैप है, एम और मनीषा में ज्यादा गैप है।
तो इसका मीनिंग क्या है? जिनके हैंडराइटिंग में वर्ड स्पेस ज्यादा होता है उनको अकेले रहना ज्यादा आता है. दे लाइक टू लिव अलोन. उनको क्राउड से बहुत दूर जाना अच्छा लगता है. दे लाइक टू ईट डिनर in a separate room. They like to watch TV in a separate room. बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि फैमिली बड़ी है, सॉरी, फैमिली छोटी है लेकिन घर बड़ा है. मतलब बड़े घर में बहुत कम लोग रहते हैं. तो ऐसा वाइड वर्ड स्पेसिंग के केसेस में देखा गया है. तो मैक्सिमम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये हैंडराइटिंग देखी गई है. देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. तो आपको ध्यान में आ रहा है कि आपकी वर्ड स्पेसिंग से आप अपने नेचर का, अपने थॉट प्रोसेस का पता लगा सकते हो. तो भी ये जब अभी आज का कैंप खत्म हो जाएगा तब आप अपनी बुक्स निकालना और देखना कि मेरा वर्ड स्पेसिंग कैसा है, मेरा हैंडराइटिंग स्मॉल है या बिग है. तो गॉट द डिफरेंस बिटवीन नैरो वर्ड स्पेसिंग एंड वाइड वर्ड स्पेसिंग. और हाँ, एक बात, एनीथिंग एक्सेस इज हार्मफुल. तो वर्ड स्पेसिंग भी बहुत क्लोज भी नहीं चाहिए और बहुत दूर भी नहीं चाहिए. इट शुड बी मीडियम. तो आपकी लाइफ बैलेंस रह सकती है. वैसे भी हैंडराइटिंग बहुत स्मॉल भी नहीं चाहिए और बहुत बिग भी नहीं चाहिए. देन योर लाइफ विल बी बैलेंस. क्लियर द आइडिया? शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट? तो चलो, अभी ये जो हमारे A to Z लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, उसमें लेटर E के बारे में थोड़ी बात करेंगे. ओम शांति. मनीषा बहन, आपका स्क्रीन से फुल स्क्रीन करेंगे स्लाइड को, so that everybody is able to see the slide. Yes, that's perfect. Thank you. ओके. तो अभी A to Z लेटर में से अभी हम लोग हर एक A to Z का अपना अपना एक मीनिंग है. A का अलग है, B का अलग है, C का अलग, Z का अलग. तो उसमें से मैंने लेटर E को सिलेक्ट किया क्योंकि वो आपके एज से बहुत ज्यादा मैटर करता है. आपकी एज के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैंने लेटर ई को आपके साथ सिलेक्ट किया शेयर करने के लिए. अभी आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे, ये ई को मैंने 3 अलग तरीके से लिखा हुआ है. अच्छी तरह से देखना. तो अभी ये जो फर्स्ट ई है उसको ध्यान देके देखना. तो आपको ध्यान में आएगा कि फर्स्ट ई को ऊपर से राउंड है और दैट इज ओपन. दिख रहा है आपको? ओपन राउंड ई. तो इसका मतलब क्या है? तो जिन जिन के हैंडराइटिंग में ई ऐसा लिखा हुआ होता है, सबसे पहले ई मतलब ईयर, कान, सुनना. ओके. तो जिनके हैंडराइटिंग में ये फर्स्ट वाला ई है, दे आर ओपन लिसनर. They give respect to others. मतलब कोई उनके साथ अगर कुछ बात करता है
बातों को सुनते हैं, बिकॉज ई ओपन है, ऊपर का ई ओपन है, सर्कल है वहां पे। इनकी एनर्जी भी अच्छी होती है। दे आर ओपन लिसनर, गुड एनर्जी, दे आर एंथुजियास्टिक, और मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि इस टाइप का ईल निकालने वालों के ईयर से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज बहुत कम होते हैं। तो अभी आप देखना, हाँ, क्या आपको स्टमक इश्यू है, कभी कभी कान में दर्द होता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ई लेटर एक उसका रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट ई के बारे में आपको ध्यान में आ गया। फर्स्ट ई निकालने वाले ओपन लिसनर होते हैं, एनर्जी लेवल इनकी अच्छी होती है, दे आर एंथुजियास्टिक, और इनके स्टमक के इश्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। नाउ सी द सेकेंड ई आई हैव रिटन। यहां पे आपको दिख के आएगा, इस ई का सर्कल पूरी तरह से क्लोज है, ऊपर से पूरी तरह से क्लोज है। व्हाट डज इट मीन? मतलब इनका कान बंद है, बिकॉज ई स्टैंड्स फॉर ईयर, तो इनका कान बंद है, मतलब दे आर सिलेक्टिव लिसनर, इनकी एनर्जी भी कम होती है। और सिलेक्टिव लिसनर का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हाट डज इट मीन सिलेक्टिव लिसनर? तो अगर घर पे समझो पापा ने बोला कि तेरे बुक्स तेरे शेल्फ पे अच्छी तरह से रख दे, तेरा शूज जगह पे रख, तेरे सब कपड़े हैं उसको कपबोर्ड में रख दे, और फ्रीज में आइसक्रीम है वो बाद में खा लेना। ओके, पापा ने 4 चीजें करने के लिए बोली। तो जिसकी राइटिंग में सेकंड वाला ई है वो क्या करेगा पता है? सिंस ही इज सिलेक्टिव लिसनर, वो जाके पहले आइसक्रीम खाएगा। सिलेक्टिव लिसनर मतलब वो वही सुनते हैं जो उनको सुनना होता है। They don't give respect to others. तो आप देखना, क्या ये वाला ये आपके हैंडराइटिंग में है? और इससे प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ऐसा देखा गया है, और मैंने भी बहुत से सैंपल्स देखे हैं, ऐसा देखा गया है, और मैंने भी आज तक बहुत से हैंडराइटिंग, सिंस आई एम काउंसलर, तो बहुत से हैंडराइटिंग में देखा है कि जिनका ई ये सेकंड वाला होता है उनको स्टमक के बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की कैपेसिटी बंद हो गई है। और जो दूसरों का सुनते नहीं है, जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उनके साथ ईयर का, स्टमक का इश्यूज होना ही होना है। तो सेकेंड वाले ई का रिकॉर्ड है कि उनको बहुत बड़े स्टमक इश्यूज होते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द थर्ड, हाउ आई हैव ड्रॉन दैट ई। स्टार्टिंग में मैंने एक कर्व लिया है, उसके बाद मैंने ई निकाला है। तो जिनके हैंडराइटिंग में ऐसा वाला ई होता है वो बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। मतलब एक आधा काम करना है तो पहले बहुत टाइम पास करेंगे, बाद में उस काम तक पहुंचेंगे। बट उनमें ये एक बात अच्छी होती है कि ये लोग कहीं पे भी जाएंगे खुद होके
हेलो, हाउ आर यू बोल के इंट्रोडक्शन खुद का भी देंगे और दूसरों का भी लेंगे. दिस ई इज फ्रेंडली, सोशल. तो ध्यान में आ गया, फर्स्ट ई, सेकेंड ई एंड थर्ड ई. इसमें और बहुत से वेरिएशंस होते हैं, हर एक के हैंडराइटिंग में अलग अलग ई दिख के आता है, लेकिन इसका बेस यही है और उसके बाद उस वेरिएशंस का थोड़ा अलग अलग मीनिंग निकलता है. तो चिल्ड्रन, कंपल्सरी ये फर्स्ट वाला ई ही आपको निकालना है. अगर आपके हैंडराइटिंग में सेकेंड ई है तो प्लीज स्टॉप राइटिंग दैट सेकेंड ई एंड स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट ई. मैं एक आपको किस्सा सुनाती हूँ. सिंस आई एम फैमिली काउंसलर, प्रॉब्लम्स लेके मम्मी डैडी बच्चे आते हैं. तो ऐसे ही कुछ 5-6 साल पहले एक मॉम डैड मेरे पास आए हुए थे. बच्चे का इशू था. उनका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में था. 9th स्टैंडर्ड तक उस बच्चे को 85-90 से कभी कम आए ही नहीं. ऑलवेज ही वॉज यूज टू गेट 85-90 प्लस. बट जैसे ही वो 10th स्टैंडर्ड में गया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. उसके परसेंटेज डिक्रीज होते गए. डिक्रीज होते होते उसको फर्स्ट प्रीलिम में सिर्फ 65% आए. मॉम डैड को बहुत टेंशन आया, वो बहुत स्ट्रेस में आए कि जो 90 वाला बच्चा है, जो 9 तक 90% लाता है, वो 10th में अचानक ऐसे क्या हो गया कि उसको 65% आ गए. तो मेरे पास वो केस आई हुई थी 4-5 years बैक. तो मैंने उस बच्चे के साथ बात की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को उस मॉम डैड ने मतलब उसके साथ कम्युनिकेशन भी किया कि तेरा इश्यू क्या है, तेरा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, तेरा ध्यान कहाँ पे है. लेकिन बच्चे हर एक बात अपने मॉम डैड के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं. तो यहाँ पे हमारी हैंडराइटिंग काम करती है. तो उस बच्चे का मैंने हैंडराइटिंग लिया, चेक किया, और उसके बाद उसके साथ मैंने कुछ उसको बोला, कुछ बातें करने के लिए, कुछ लेटर्स, वर्ड्स और राइटिंग उसको चेंज करने के लिए बोली. और यू वोंट बिलीव, 2 महीने के प्रीलिम एग्जाम के बाद जो बोर्ड एग्जाम था, he got 88% in his board 10th. तो हैंडराइटिंग यहाँ तक काम करता है कि आपके कम परसेंटेज को भी वो ज्यादा परसेंटेज में लेके जा सकता है. लेकिन वो लड़का बहुत सिंसियर था, उसने ट्रस्ट रखा और जो भी उसको बोला गया उसने वो डेली बेसिस पे फॉलो किया. जो भी उसको लेटर्स रिपीट करने के लिए बोला, जो भी वर्ड रिपीट करने के लिए बोला, उसने वो सब डेली के बेसिस पे रिपीट किया. और उसके बाद विद इन 2 months ही गॉट 88% इन 10th स्टैंडर्ड. तो इतना मैजिक है इस हैंडराइटिंग में, इस ग्राफोलॉजी में. इफ यू चेंज योर लेटर्स एज पर रिक्वायर्ड, if you change your writing style as per required, you can change your life. You can achieve what you want through graphology, through handwriting analysis, through brain writing. Okay? आ गए सबको ध्यान में? तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. उससे पहले एक बार हम लोग सब रिपीट करते हैं. अभी तक हमने देखा ग्राफोलॉजी क्या है, हैंडराइटिंग से क्या क्या पता चल सकता है. उसके बाद हमने देखा स्मॉल हैंडराइटिंग वालों का नेचर कैसा होता है,
उनमें क्वालिटीज क्या होते हैं? लार्ज हैंडराइटिंग या बिग हैंडराइटिंग वालों की क्वालिटीज क्या होती है, उनका नेचर कैसा होता है। बाद में हमने देखा वर्ड स्पेसिंग के बारे में, बहुत नजदीक अगर लिखा तो क्या इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा दूर लिखा तो क्या इम्पैक्ट होता है। और अभी हमने थर्ड देखा लेटर ई, ध्यान में आया इतने से लेटर ई में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं अपने लाइफ की। तो चलो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। टाइम हो गई मैम, आगे कंटिन्यू करना है या टाइम अप हो गए? 5 मिनट्स के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं मनीषा मैम। यस, तो चलो मैं अभी आपको एक 5 मिनट में हम लोग जो पेन यूज करते हैं उसके बारे में कुछ बताती हूँ। अलग अलग कलर्स के पेन होते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, लेकिन मोस्टली स्कूल में हम लोग ब्लू इंक का यूज करते हैं। तो उसका भी एक मीनिंग होता है। सिंस स्कूल में हम लोगों को वो कंपल्शन होता है ब्लू इंक का, इसलिए हम लोग ब्लू इंक प्रिफर करते हैं। बट अगर वो कंपल्शन नहीं होता और अगर मैं आपके सामने 3 अलग अलग कलर के पेन रखती हूँ, ब्लू कलर का, रेड कलर एंड ब्लैक कलर का, तो एवरीवन विल नॉट पिक ब्लू कलर पेन। ये ऐसे कैसा होता है कि सबके सब ब्लू कलर क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो कलर, कौन से कलर का पेन उठाना, ये भी तुम्हारा माइंड तय करता है, तुम्हारी थिंकिंग तय करती है। योर थिंकिंग डिसाइड विच कलर टू पिक। ओके, तो जो ब्लैक, जिन्होंने ब्लैक इंक पेन उठाया या जो मैक्सिमम टाइम ब्लैक इंक पेन का यूज करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। ब्लैक कलर की इंक यूज